नमस्ते। आज बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। इसमें दो विषय पे चर्चा करते हैं। पहला तो यह कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से पहले आम सहमति बनाना जरूरी है, सबकी फिर से राय लेना जरूरी है, और दूसरा ये कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड स्टेट गवर्नमेंट भी लागू कर सकते हैं या केंद्र को लागू करना चाहिए। पहली बात तो यह कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पे दोबारा चर्चा की जरूरत है। मेरा जवाब है नहीं। मैं नहीं इसलिए कह रहा हूं, 23 नवंबर 1948, 23 नवंबर 1948 विस्तृत चर्चा हुई थी संविधान सभा में। दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें दिया। जो लोग कहते थे पर्सनल लॉ अलाउ करना चाहिए, उन लोगों ने भी दलील दिया। इनफैक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड पे जब डिबेट शुरू हुई थी तो जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहते थे, जो पर्सनल लॉ चाहते थे, पहले उन्हीं लोगों ने डिबेट किया था, उन्हीं लोगों ने अपनी बात रखी थी। फिर उनका जवाब दिया था जो लोग चाहते थे यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसमें मुंशी साहब थे, अलादी कृष्ण अय्यर जी थे, बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको कंक्लूड किया था। तो जिस विषय पे 1948 में चर्चा हो गई, अब से लगभग 75 साल पहले, क्या उसमें दोबारा हम फिर से चर्चा करेंगे? अगर हमारे घर में हमारे दादा, हमारे बाबा पूरी विस्तृत चर्चा करने के बाद कोई एक निर्णय करके चले जाएं, तो क्या ये हमारा फर्ज होता है कि हम अपने 2 जनरेशन पहले या हमारे पिताजी ने जो तय किया था, हम उसको दोबारा फिर से रिव्यू करें या हमें उसको लागू करना चाहिए? मेरा तो ये मानना है कि अगर हम वास्तव में अपनी पिता की अच्छी संतान है, तो जो पिताजी ने हमारे तय किया, चाचा ने तय किया, हमारे ताऊ ने तय किया, उसको हमें लागू करना चाहिए। दोबारा उनके निर्णय की समीक्षा नहीं करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चर्चा करने का मतलब कि जो संविधान सभा में चर्चा हुई, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कंक्लूड किया, अलादी कृष्ण अय्यर ने कहा, मुंशी ने कहा, और अल्टीमेटली जो संविधान में आया, हम दोबारा उसकी चर्चा कर रहे हैं, उसकी हम समीक्षा कर रहे हैं। हमें समीक्षा करने का अधिकार नहीं है। हमें तो जो कुछ इस संविधान में लिखा हुआ है उसको लागू करने का अधिकार है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इस संविधान में नहीं होता तो उस पर चर्चा की जरूरत थी, लेकिन चूंकि विस्तृत चर्चा करने के बाद आया है, 1948 में चर्चा हो चुकी है, तो अब हमारा यह फर्ज है कि हम इस पर चर्चा ना करें बल्कि इसको लागू करें। लागू करने बहुत देरी हो चुकी है, लेकिन वो कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। कम से कम अब जब कुछ राज्य इस पे इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो अब मुझे लगता है अब इसको लागू कर देना चाहिए। अब चूंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्लैरिटी नहीं है, तो इसके लिए पादरी कुछ अलग इसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, मंदिर के पुजारी इसका कुछ अलग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, मस्जिद के मौलवी कुछ अलग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड से हिंदुओं का कोई फायदा नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो मुस्लिम्स का होगा, उसके बाद क्रिश्चियंस का होगा, पारसी का होगा। हिंदुओं को कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि हिंदुओं में तो पहले ही यूनिफॉर्मिटी आ चुकी है। हिंदू में बेटे और बेटी, बहू बेटे में लगभग जो अधिकार है वो बराबर हो चुके हैं। इसलिए कॉमन सिविल कोड आ जाने से हिंदुओं को कोई फायदा होगा तो ना, कोई फायदा नहीं होगा। कॉमन सिविल कोड आने से क्या होगा समझिए आप। कॉमन सिविल कोड आने से लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर हो जाएगी। अभी हिंदू में लड़की की शादी की जो मिनिमम एज है वो 18 साल है, लड़के की शादी की जो मिनिमम एज है 21 साल है। इसका मतलब जब कॉमन सिविल कोड आएगा तो लड़का हो या लड़की, दोनों की 18 होगी या दोनों की 19 होगी या दोनों की 20 होगी या दोनों की 21 होगी, जो भी होगी, लेकिन वो बराबर हो जाएगी। तो पहले ही 18 साल लड़की की उम्र है हिंदू की, लड़के की 21 साल है, तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा। अगर हमने 20 साल कर भी दिया तो ठीक है, लड़की की उम्र 18 साल थी, 2 साल और बढ़ा दिया। अगर 21 कर दिया तो भाई 18 पहले थी, 3 साल और बढ़ा दिया, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा। फायदा इसका फायदा मिलेगा यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज का मुस्लिम बेटियों को। क्यों? क्योंकि उनकी शादी की उम्र 9 साल है। 9 साल का मतलब वो प्राइमरी में पढ़ रही होती हैं, तीसरी कक्षा में पढ़ रही होती हैं, तब वो शादी की जा सकती है। तो जब यूनिफॉर्म एज ऑफ मैरिज आएगा, यानी कॉमन सिविल कोड लागू होगा,
तो शादी की उम्र बराबर होगी। शादी की उम्र बराबर का मतलब 20 साल हो या 21 साल होगी। मुस्लिम्स की भी शादी की उम्र 21 साल हो जाएगी, 20 साल हो जाएगी। तो इसका फायदा सीधे सीधे हमारी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा, जो भी पढ़ नहीं पाती हैं वो भी पढ़ेंगी, वो भी आगे बढ़ेंगी, वो शिक्षित बनेगी, समाज को समझेंगी, जिम्मेदार बनेगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जो दुनिया भर की बीमारियां होती हैं बीमारियां नहीं होंगी, जो दुनिया भर की और भी समस्याएं आती हैं वो नहीं आएंगी। फिजिकली मैच्योर होंगी, मेंटली मैच्योर होंगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी। तो कॉमन सिविल कोड से शादी की उम्र बराबर होगी, शादी की उम्र बराबर होगी तो जो सबसे ज्यादा फायदा मिला वो लड़कियों को मिला। कॉमन सिविल कोड आएगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सबके लिए कॉमन हो जाएगा। अगर बाजपन के आधार पर तलाक होगा तो सबका होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। कोड होने पे तलाक होगा तो सबका होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। जो भी तलाक के ग्राउंड्स हो सकते हैं भाई, ये 1 2 3 4 5 मान लीजिए 15 ग्राउंड है। अभी वो क्या तलाक लेने का ग्राउंड अलग अलग है। क्रिश्चियन के अलग ग्राउंड है, मुस्लिम्स के अलग ग्राउंड है, पारसी के अलग ग्राउंड है, हिंदुओं के अलग ग्राउंड है। कोई कोड होने के आधार पर तलाक ले सकता है, कोई नपुंसकता के आधार पर तलाक ले सकता है, कोई बाजपन के आधार पर तलाक ले सकता है, कोई 5 साल तक गायब रहे उसके आधार पर तलाक ले सकता है, कोई कम उम्र में शादी हो जाए उसके आधार पर तलाक ले सकता है, कोई अगर दूसरी शादी कर ले तो तलाक ले सकता है। अलग अलग चल रहा है। उदाहरण के लिए हिंदू में अगर हस्बैंड दूसरी शादी कर ले तो पहली बीवी से तलाक ले सकती है, लेकिन मुस्लिम में वो 4 शादी कर ले तब भी पहली बीवी तलाक नहीं ले सकती। तो जब कॉमन सिविल कोड आएगा तो एक पति एक पत्नी वाला नियम सबके ऊपर लागू होगा। जब एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू होगा तो हिंदुओं में पहले लागू है। हिंदुओं को फायदा क्या हुआ? फायदा किसको होगा? मुस्लिम बेटियों को। इसी तरीके से तलाक की प्रक्रिया सबकी एक हो जाएगी। मौखिक होगा सबका होगा, लिखित होगा सबका होगा, लॉ मिक्स होगा सबका होगा, पंचायत के आधार पे होगा सबका होगा, अलग अलग नहीं होगा। तो मान लीजिए कोर्ट के जरिए सबका तलाक हुआ, भाई सबका जो डाइवोर्स होगा वो कोर्ट के जरिए होगा। तो हिंदुओं में पहले कोर्ट के जरिए होता है। उनको क्या फायदा हुआ? कोई नहीं। फायदा किसको मिला? सिक्योरिटी किसको ज्यादा मिली? मुस्लिम बेटियों को, क्योंकि ट्रिपल तलाक खत्म हो गया है। लेकिन तलाक के और बहुत सारे फॉर्मेट है, वो भी मौखिक होते हैं, वो भी कोर्ट के जरिए नहीं होते, उसमें लिखित में नहीं होते। तलाके हसन, तलाके सुन्नत, तलाके बिद्दत खत्म हुआ है, ट्रिपल तलाक खत्म हुआ है, बाकी और तलाक चल रहे हैं। तो जब कॉमन सिविल कोड आएगा तो इसका भी, जब तलाक लेने की प्रक्रिया एक हो जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है सबसे ज्यादा इसका फायदा भी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा। इसी तरीके से गोद लेने का अधिकार, पाई में बच्चा नहीं हुआ तो हिंदू बेटा मतलब पति पत्नी मिलके अपना एक बच्चा गोद ले सकते हैं, 2 बच्चा गोद लेने, जितनी उनकी क्षमता है, जितनी उनकी संपत्ति उसके हिसाब से अपना 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा गोद ले लें। आराम से उसको अपने बच्चे जैसा उसको ट्रीट करें, उसको अपनी पूरी प्रॉपर्टी दें, मतलब वो सारे अपने अधिकार दे सकते हैं जो अपने सगे बच्चे को होता है। मुस्लिम में ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए जब मुस्लिम्स में बच्चे नहीं होते तो लोग दूसरा विवाह कर लेते हैं, क्योंकि अगर गोद ले भी लें तो अपने उस बच्चे को, गोद लिए हुए बच्चे को इक्वल राइट नहीं दे सकते, उसको मतलब वैसा नहीं ट्रीट कर सकते जितना अपने सगे बच्चे को कर सकते हैं। अपनी पूरी संपत्ति उसको नहीं दे सकते। मान लो गवर्नमेंट जॉब में है तो जो गवर्नमेंट जॉब से जो कुछ मिलेगा वो 100% उसको नहीं दे सकते। इसलिए क्या करते हैं लोग, बच्चा नहीं होता है तो गोद लेने की बजाय दूसरी शादी कर लेते हैं। अब मान लो पुरुष में कोई कमी है तो दूसरी शादी कर लेंगे, तब भी बच्चा नहीं होगा तो तीसरी शादी कर लेंगे, चौथी शादी कर लेंगे, मतलब 4 घर में 4 बीवी आई, बच्चा हुआ ही। तो कॉमन सिविल कोड का फायदा इसमें भी मुस्लिम बेटियों को ही होगा। इसी तरीके से विरासत का अधिकार, प्रॉपर्टी का राइट, वसीयत का अधिकार, इसका भी अभी हिंदुओं में बराबर हो चुका है। बहू और बेटे को वसीयत का बराबर अधिकार है, बहू और बेटे को विरासत का बराबर अधिकार है, बहू और बेटे को प्रॉपर्टी का बराबर अधिकार है। मुस्लिम में ऐसा नहीं है। मुस्लिम में हस्बैंड को ज्यादा अधिकार है, शौहर को ज्यादा अधिकार है, बीवी को उतने अधिकार नहीं है। तो कॉमन सिविल कोड आएगा तो स्वाभाविक सी बात है मुस्लिम बेटियों को भी वही अधिकार मिल जाएगा जो हिंदू बेटियों को मिला हुआ है। तो इसमें हिंदू मुसलमान का कोई चक्कर नहीं। लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर होगी, इसका हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं। गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, इसका हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं। आपका संपत्ति का अधिकार सबको बराबर होगा,
हिंदू मुसलमान से क्या इसका लेना देना। वसीयत का अधिकार सबको बराबर हो जाएगा, इसका हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं। आपका जो है गोद लेने का नियम सबके लिए एक जैसा हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं। गोद लेने की प्रक्रिया सबके लिए एक जैसी हो जाएगी, इसका हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं। लेकिन लोग भड़का क्या रहे, करें अगर कॉमन सिविल कोड आएगा तो मुस्लिम को भी जो है वो जो अभी निकाह पढ़ते हैं, जो काजी आके पढ़ाते हैं, वो बंद हो जाएगा। अरे भैया इससे कुछ लेना देना नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं। जैसे हिंदू अपना सात फेरे लेते हैं वो लेते रहेंगे, मुस्लिम में जिस तरीके से काजी अपना उनको निकाहनामा पढ़वाते हैं वो पढ़वाते रहेंगे, सिख जैसे शादी करते हैं गुरुद्वारे में वो करते रहेंगे, क्रिश्चियन जैसे अपने चर्च में जाकर शादी करते हैं वो करते रहेंगे। उनसे कोई लेना देना नहीं। केवल 5 चीजों का मैंने आपको बताया, शादी विवाह की उम्र समान होगी, गुजारा भत्ता समान होगा, तलाक लेने की प्रक्रिया एक समान होगी, तलाक लेने का ग्राउंड एक जैसा होगा, विरासत का अधिकार एक समान होगा, वसीयत का अधिकार एक समान होगा, गोद लेने का अधिकार एक समान होगा, एडॉप्शन का अधिकार इक्वल होगा और गार्जियनशिप का अधिकार इक्वल होगा। तो कॉमन सिविल कोड इनफैक्ट ये इक्वलिटी का मैटर है, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी का मैटर है, न कि हिंदू मुसलमान का मैटर है। तो पहला तो ये आपको जो हमने कहा था, पहला सवाल ये था कि कॉमन सिविल कोड क्या है और कॉमन सिविल कोड आने से क्या क्या होगा। दूसरा सवाल कि क्या कॉमन सिविल कोड राज्य भी लागू कर सकते हैं क्या, या इसको केंद्र को करना चाहिए। बड़ी सीधी सी बात है, राज्य तब लागू कर सकते हैं जहां पे कि कानून जो है वो राज्य स्तर का बना हुआ हो या कोई कानून न हो। अगर कानून नहीं है फिर तो राज्य अपना कानून बना सकते हैं, अगर राज्य के अधिकार के दायरे में है तो। लेकिन जहां बाकायदा कानून केंद्र सरकार का है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया हुआ है, पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है, तो उसको राज्य कैसे बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए अब शादी विवाह की उम्र बराबर करना है, उसको राज्य कैसे कर पाएंगे, क्योंकि शादी विवाह की उम्र का जो कानून है जो हिंदुओं के लिए लागू होता है वो भी पार्लियामेंट का कानून है, और जो मुस्लिम्स के ऊपर शरिया एक्ट लागू होता है 1937 का अंग्रेजों का, वो भी सेंट्रल कानून है। तो राज्य इसको कैसे बदल देंगे। जब राज्य नहीं बदल पाएंगे तो फिर शादी की उम्र बराबर कैसे होगी। इसी तरीके से तलाक का ग्राउंड जो है, क्या क्या किस किस ग्राउंड पे तलाक होगा, किस किस ग्राउंड पे विवाह विच्छेद होगा, हिंदुओं के लिए जो कानून है वो सेंट्रल कानून है, पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है। मुस्लिम्स का जो कानून है वो शरिया एक्ट है 1937 का, अंग्रेजों ने बनाया था। तो दोनों कानून आपके सेंट्रल कानून है, स्टेट का कानून है नहीं। तो अगर राज्य जो कह रहे हैं कि हम कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे, वो तलाक का ग्राउंड एक कैसे कर सकते हैं, क्यों कानून ही सेंटर का है। तो उस कानून को सेंटर बदल सकता है, पार्लियामेंट बदल सकता है, राज्य बदल ही नहीं सकते। फिर आपके एडॉप्शन और गार्जियनशिप, गोद लेने का नियम जो है और भरण पोषण का जो नियम है, उसका जो कानून है वो राज्य का नहीं है, वो भी पार्लियामेंट का कानून है। हिंदुओं के लिए जो कानून बना है वो भी पार्लियामेंट ने बनाया है। मुस्लिम्स का जो कानून है पर्सनल लॉ, वो 1937-38 का जो शरिया एक्ट है उससे चल रहा है। तो उसको भी राज्य कुछ नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब शादी विवाह की उम्र राज्य बराबर कर नहीं सकते, तलाक लेने का ग्राउंड राज्य बराबर कर नहीं सकते, वो भी सेंटर एक्ट है। तलाक लेने की प्रक्रिया राज्य कर नहीं सकते, वो भी सेंटर एक्ट है। गोद लेने का अधिकार राज्य समान कर नहीं सकते क्योंकि वो भी सेंटर एक्ट है। विरासत का जो कानून है वो भी सेंटर एक्ट है, वसीयत का कानून भी सेंटर एक्ट है, प्रॉपर्टी का जो कानून है वो भी सेंटर एक्ट है। तो राज्य कैसे कर देंगे, राज्य कर ही नहीं सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं कॉमन सिविल कोड लागू करना राज्यों के लिए बहुत, एक तो आसान नहीं है, दूसरा राज्य कर भी पाएंगे तो कॉमन सिविल कोड एक्चुअल में नहीं आ पाएगा। एक्चुअल में तो तब आएगा जब वो सेंट्रल पार्लियामेंट से बनेगा, क्योंकि अभी जो एग्जिस्टिंग लॉ है वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए हैं। तो जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया उसको पार्लियामेंट ही बदल सकता है, राज्य तो बदल ही नहीं सकते। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, जैसे 2 शादी करने पे, बहुविवाह करने पे 7 साल सजा हिंदुओं के लिए, वो कानून कौन सा है, इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 494। उसी में मुस्लिम्स को छूट मिली हुई शादी करने की। तो आईपीसी की धारा तो पार्लियामेंट बदल सकता है, राज्य बदल ही नहीं सकते। तो राज्य कैसे, बहुविवाह को राज्य कैसे रोकेंगे जब बहुविवाह
आईपीसी अलाउ कर रहा है सेक्शन 494 मुस्लिम्स को, शरिया एक्ट अलाउ कर रहा है 1937 का, वो भी सेंटर एक्ट है, तो राज्य कैसे रोक देंगे? इसलिए मेरा मानना है राज्यों के लिए कानून बनाना बहुत आसान नहीं है। राज्य बनाएंगे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड तो ऐसे 10% वो इफेक्ट आएगा, 15% इफेक्ट आएगा, ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड इफेक्टिव तभी होगा जब ये पार्लियामेंट में बनेगा, क्योंकि आपको इसमें कम से कम 10 ऐसे कानून हैं जिनको आपको खत्म करना पड़ेगा और फिर एक नया बनाना पड़ेगा। बनाना बहुत आसान है। हमारे पास इंडियन पिनल कोड है। इंडियन पिनल कोड में चैप्टर वाइज अपराध लिखा हुआ है। चैप्टर 1 ऑफेंस रिलेटिंग टू इस, चैप्टर 2 ऑफेंस रिलेटिंग टू दिस, चैप्टर 3 ऑफेंस रिलेटिंग टू दिस, ऐसे चैप्टर वाइज अपराध लिखे हुए। ऐसे ही हमें एक वन नेशन वन सिविल कोड बनाने की जरूरत है। जैसे इंडियन पिनल कोड है, एक ऐसे इंडियन सिविल कोड बनाने की जरूरत है। उस इंडियन सिविल कोड में हमें 5-6 चैप्टर बनाना है। चैप्टर 1 एज ऑफ मैरिज, चैप्टर 2 ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, चैप्टर 3 प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, चैप्टर 4 एडॉप्शन गार्जियनशिप, चैप्टर 5 सक्सेशन इनहेरिटेंस, चैप्टर 6 मेंटेनेंस एलिमनी, ऐसे बना देना है। तो इसलिए राज्यों के बनाया हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड इफेक्टिव नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, सभी बहन बेटियों को बराबर अधिकार नहीं मिलेगा। अधिकार तभी मिलेगा जो पहले एग्जिस्टिंग 10 कानून है उसको पार्लियामेंट खत्म करेगा और फिर एक कानून बनाए वन नेशन वन सिविल कोड। जैसे वन नेशन वन पिनल कोड है वैसे वन नेशन वन सिविल कोड बनाए, तभी वास्तव में देश में कॉमन सिविल कोड हो पाएगा। कॉमन सिविल कोड का हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। कॉमन सिविल कोड प्योरली जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी का मामला है। कॉमन सिविल कोड राइट टू डिग्निटी का मामला है। कॉमन सिविल कोड देश की सभी बहन बेटियों को बराबर अधिकार देने का मामला है। ये हिंदू मुसलमान का नहीं है। आप इस बात को अधिक से अधिक शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, ट्विटर पे शेयर करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए और आम बातचीत में भी इसको शेयर करिए, जो मैंने आपको बताया इसमें विशेष रूप से, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है। कॉमन सिविल कोड आना जरूरी है, तभी देश वास्तव में सेकुलर बनेगा। जय हिंद, जय भारत।